नमस्कार। आइए आज सुनते हैं श्री हरिदास व्यास जी की एक रचना, नदी का दूसरा घाट। तो शुरू करें कहानी। बेटियां घर की फुलवारी का सबसे सुंदर फूल होती है, अपना पे का आंगन होती है। वे मिश्री की सबसे मीठी डली होती है, लाड लडेसर होती है, घर का संगीत होती है। वे घर की ताज़ा सुबह होती है और दूस का पतला चांद होती है। बेटियां जेठ महीने की चांदनी होती है, वे पतझड़ में गुलमोहर सी होती है। वे सारे तीज त्योहारों और रीति रिवाजों की सदा बहने वाली पवित्र नदी होती है। पर बेटियां पिता के ललाट की पहली चिंता रेखा भी होती है, सिर का पहला सफ़ेद बाल और चेहरे की पहली झुर्री होती है। नज़र के चश्मे का पहला नंबर होती है, अधेड़ अवस्था का पहला आंसू भी होती है। सुष्मी ऐसी ही है, ठीक ऐसा ही सब कुछ, ठीक ऐसी ही खुशी और चिंता का मिला जुला झरना। रागपुरिया, धनाश्री और सोहिनी का मिला जुला संगीत ही तो है सुष्मी। वह छोटी थी तब भी उसमें बड़ों की सी गंभीरता थी। अपने से बहुत बड़ी उम्र के लोगों के साथ ही उसे ज़्यादा पसंद था। स्कूल से आने के बाद वे अपनी सहेलियों के साथ कम और दादी के साथ ज़्यादा रहती थी। दादी के साथ हर जस गुनगुनाती, कहानियों के उखारे भरती थी। मैं नौकरी से लौटता तो चुपचाप मेरे पास बनी रहती। उसे देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती। उसके गुदगुदे गालों को खींचते हुए उसे खूब लाड करता। मैं धीमे धीमे हंसती रहती। उस समय मुझे दुनिया की वह सबसे सुंदर बेटी लगती थी। बड़ी होने पर भी उसमें बचपन की वही मासूमियत और अबोध सुंदरता बची हुई थी। इसी कारण उसे लेकर मुझे हमेशा चिंता रहती। हालांकि बहुत वर्षों से घर के लगभग सारे निर्णयों में उसी की राय मानी जाती थी। शुरू शुरू में उसके किसी विचार से मैं सहमत नहीं होता था, पर आखिरकार उसी की बात ठीक प्रमाणित होती। फिर भी उसकी सुरक्षा और उसके जीवन भविष्य को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहता था। मेरे दोस्त मेरी चिंताओं का कारण मेरा स्वभाव मानते थे। पत्नी मुझे इसी कारण कायर और डरपोक मानती थी। पर जिस समाज में लड़कियों का अनुपात लड़कों से कम हो, जहाँ का प्रशासन लड़कियों की सुरक्षा करने में असक्षम और लड़कियाँ आवारा लड़कों की छिंटाकशी और छेड़छाड़ सहने को मजबूर हो, उस समाज के पिता भला कैसे चिंतित ना हो। वैसे तो उसके संबंध में कोई भी निर्णय लेते हुए मैं हमेशा ही बेहद असमंजस में रहा। यह अलग बात है कि उसके लिए किया गया हर निर्णय अंततः सही साबित हुआ। इसके बावजूद भी हर नया निर्णय लेने से पहले वैसी ही जबरदस्त ऊहापोह बनी रहती। ऐसा ही संकट तब भी आया था जब मैनेजमेंट के सबसे अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, पर वह कॉलेज घर से 560 किलोमीटर दूर अनजाने राज्य में था। अलग तरह की शक्लों वाले, अलग भाषा और संस्कृति के लोग, जबकि सुष्मी तो अपने घर से केवल 90 किलोमीटर दूर अपनी बुआ के यहाँ से कभी आगे गई ही नहीं, और अकेले तो वह अपने शहर के दूसरे किनारे पर रह रहे मामा के यहाँ भी नहीं गई। सुष्मी की माँ का तो साफ कहना था कि अब लड़की को आगे बढ़ाकर क्या करना है, बस जल्दी से ब्याह कर दो। माँ की बात सुनकर वह रुआंसी हो जाती। खुद से ही हजारों अगर मगर करने के बाद जब मैं उसे लेकर कॉलेज पहुंचा तो लगा सुष्मी को लेकर तुरंत लौट जाऊं। कस्बे से 20 किलोमीटर दूर बियावान में उस कॉलेज और 2 हॉस्टलों के अलावा कुछ नहीं था। कॉलेज कंपाउंड बेशक बहुत बड़ा, खूब हरा भरा और घने पेड़ों वाला था, पर शाम के समय यह सब डरावना लगता था। वहाँ इंसानों की आवाज़ें कम और पशु पक्षियों की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती थी। कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर D.H. वैद से मिलकर मुझे ज़रूर कुछ तसल्ली हुई। उन्होंने मेरे मन के संकट को तुरंत पहचान लिया और बहुत सहजता से मुझे आश्वस्त भी कर दिया। सुष्मी ने बताया कि वे देश में मैनेजमेंट के सबसे बड़े प्रोफेसर हैं। कॉलेज ही उनका घर है और स्टूडेंट ही उनका परिवार। मैं वहाँ सबसे ज़्यादा रुकने वाला पिता था। अंतिम 2 दिनों में
तो वे मुझे गेस्ट हाउस छुड़वाकर अपने बंगले में ले गए। सुष्मी भी कॉलेज के बाद वहीं आ जाती, रात को मेरे पास ही रुक जाती। हम तीनों देर तक बातें करते रहते। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि इतना बड़ा आदमी इतना सहज, इतना घरेलू और इतना व्यवस्थित हो सकता है। सुष्मी तो 2 ही दिनों में उनसे घुल मिल गई, उनके साथ लंबी बातें करने लगी। खुद डॉक्टर वैद भी उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। मैं बहुत निश्चिंत होकर 5 दिन बाद घर लौटा। घर में बेटी की कमी जरूर उदास करती, पर उसके भविष्य को लेकर मैं अब काफ़ी हद तक बेफिक्र हो गया। उसके टेलीफोन आते तो मन और आश्वस्त हो जाता। पहला साल देखते देखते बीत गया, पर वह छुट्टियों में केवल 10 दिनों के लिए घर आई। उसे समर प्लेसमेंट में जाना था। एक ही साल में वह कितनी बदल गई थी। पहले से ज़्यादा सहज, स्पष्ट, आत्मविश्वास से भरपूर, अपने आप में मगन, बड़ी भी और सुंदर भी। अब उसे लाड करने में भी संकोच होता था। ये 10 दिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी बीत गए। वह लौट गई तो घर फिर उदास हो गया। मैं मन को तसल्ली देता कि अब कुछ ही महीनों की बात है। उसकी मम्मी ने पूरे ज़ोर शोर से उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया, पर मुझे सुष्मी की तुलना में हर लड़का इतना साधारण लगता कि उसकी खोज पर खींच जाता। आजकल के ये हाई बाई करने वाले लड़के तो मुझे सिरे से ही लोफर लगते थे। मैं जानता था मेरी सुष्मी को बहुत गंभीर, जिम्मेदार, विनम्र और खूब सुंदर पति मिलेगा। उसके साथ वैसा ही लड़का जच सकता है। वह भी ऐसे ही लड़के को पसंद करेगी, ऐसे ही लड़के के साथ सुखी रह सकती है। मैं निश्चिंत था कि वह ऐसा ही होगा। सर्दियां ढलान पर थी जब सुष्मी की परीक्षाएं समाप्त हुई। उस शाम उसका फ़ोन आया कि वैद सर ने उसी कॉलेज में उसे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर सिलेक्ट कर लिया है। अभी नए सेशन की बहुत तैयारी करनी है, इसलिए रिजल्ट आने पर वह कुछ दिन छुट्टियां लेकर आएगी। उसके आने का इस कदर इंतज़ार था कि उसको नौकरी मिलने की खुशी भी मैं महसूस न कर सका। उसकी माँ को तो गुस्सा ही आ गया। कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आ गया। सुष्मी पूरे कॉलेज में अव्वल रही। समाचार पढ़ते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। पर सुष्मी ने लिखा था कि अब भी वह कुछ दिन रुक कर आएगी, अभी बहुत काम पड़ा है। दुख और खुशी के मिले जुले आंसू अभी सूखे ही नहीं थे कि मुझे पहली बार ऑफिस के पते पर उसका पत्र मिला। छोटा सा पत्र जिसमें लिखा था कि उसने वैद सर से शादी कर ली। उसे दुख है कि उसके पापा और माँ को संभवतः असहनीय लगने वाला यह कार्य किया है, पर उसके लिए यही श्रेष्ठ है। उसे ऐसा ही जीवन चाहिए था, और यह भी लिखा है कि माँ पापा के आशीर्वाद का वह हर रोज़ इंतज़ार करेगी। पहली बार मुझे उसके लिखे शब्दों का अर्थ ही समझ नहीं आया। मुझसे कुछ ही बरस छोटा वह प्रोफेसर वैद एक प्रोफेसर के रूप में कितना ही भला लगे। उसे मेरी बेटी के पति के रूप में सोच पाना मेरे लिए असहनीय था। क्रोध और दुख से मैं कांप रहा था। वैद के व्यक्तित्व की जिन बातों और गुणों का मैं प्रशंसक था, उन्हीं को याद करते मैं भीतर भीतर सुलग रहा था। सुष्मी के लिए जिस खतरे की आशंका से मैं बरसों बरस डरता रहा, वह खतरा बिल्कुल नई शक्ल में आया और मैं बिल्कुल ही अनजान बना रहा। उस अनुभवी प्रोफेसर ने सुष्मी को बहुत चालाकी से अपने गिरफ्त में ले लिया, और वह भोली लड़की इस सच्चाई को बिल्कुल भी समझे बिना अपना पूरा जीवन तबाह करने के लिए इस रास्ते पर चल पड़ी। इस बेमेल जोड़ी की कल्पना करना भी मुझे असहनीय लग रहा था। इसी बेचैनी में किसी को बताए बिना मैं सुष्मी के कॉलेज पहुंचा। पहले साल ही की तरह इस समय भी सैकड़ों माता पिता अपने बच्चों को लेकर एडमिशन करवाने आए थे। गेस्ट हॉल में उन सब के बीच बैठा हुआ मैं भी शीशे के उस पार होने वाली एडमिशन प्रक्रिया देख रहा था। इस बार सारा काम सुष्मी ने संभाल रखा था। हॉल में लगे स्पीकर पर उसकी आवाज़ में सूचनाओं निर्देशों को सुन रहा था। उसकी ऐसी ठहराव भरी और प्रभावी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह पूरी औरत दिखाई दे रही थी। अचानक जैसे उसने कई बरसों की छलांग लगा ली थी।
बीच बीच में प्रोफेसर आकर उससे कुछ बात कर अपने कैबिन में चले जाते थे। शाम होने को थी और हॉल में अब कुछ ही लोग बचे थे। मैं उठकर दरवाजे तक पहुंचा तो प्रोफेसर वैद को मैंने बिल्कुल अपने सामने खड़े पाया, स्वस्थ मुस्कुराते हुए। सिर के बालों में सफ़ेदी झांक रही थी, बाल उड़ने भी शुरू हो गए थे। मैं इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अधिकार पूर्वक मेरा हाथ पकड़ा। तब तक सुष्मी आ गई। भरी हुई मांग और डबडबाई आंखों से वे बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। सादी सूती साड़ी, स्काउट ब्लाउज में वह नव विवाहिता तो कतई नहीं लग रही थी। शाम होने तक मैं और सुष्मी ही घर में रहे, पर जैसे बोलने के लिए कोई बात शेष नहीं बची थी। पूरा घर करीने से सजा था। व्यवस्थित तो पहले भी था, पर अब घर में रिश्तों की गंध और लगाव भी लग रहा था। सब कुछ होते हुए भी मैं बेचैन था। मुझे लग रहा था कि अपना गुस्सा और अपनी असहमति मुझे जाहिर कर देनी चाहिए थी। अपनी चुप्पी से मैं खुद को दयनीय महसूस कर रहा था। शाम की चाय पर प्रोफेसर वैद भी साथ थे। लॉन में कुर्सियों पर बैठने के बाद उन्होंने बिना किसी संबोधन के बात करनी शुरू की। जो कुछ भी सामान्य से हटकर होता है, हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, पर सामान्य ही सत्य हो यह जरूरी नहीं। इस दूसरे सत्य को समझने के लिए पहले आपको अपनी बेटी की योग्यता और समझदारी पर विश्वास करना होगा। पिता के अहम से मुक्ति पानी होगी। विश्वास करें, आपकी बेटी और मैंने ये फैसला भावुकता में बहकर नहीं लिया है। सुष्मी और मैं चुप थे। रात की गाड़ी से मुझे लौटना था। प्रोफेसर की बातों से प्रभावित होने के बावजूद मैं उनसे सहमत नहीं था। रेलवे स्टेशन पहुंचते तक मैंने महसूस किया कि मैं सुष्मी की मां के गुस्से को शांत करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। गाड़ी रवाना होते ही मैंने हड़बड़ाहट में कहा, तुम लोग जब भी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आ सको तो आना। पहले बताना, ताकि वहाँ कुछ वाक्य मुझसे पूरा न हो सका। वे लोग सरकती गाड़ी के साथ चलते हुए हाथ हिला रहे थे। मैं उन दोनों को बस देख रहा था। तो अभी आप सुन रहे थे हरिदास व्यास की एक रचना, नदी का दूसरा घाट। इस रचना में एक पिता की बेबसी को बड़े सुंदर तरीके से उभारा गया है कि एक समय के बाद बच्चों के सामने माता पिता हार जाते हैं। नमस्कार।